हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ग्लॉसरी। अभी तक हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक हमने कवर कर लिया है टॉपिक, और अगला हमारा पॉइंट है पेड अप शेयर कैपिटल। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। पी तक हम लोग पहुंच गए हैं। पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखते हैं जेड तक कितने सारे और इसमें बचे हुए हैं टर्मिनोलॉजीज। ज़्यादा नहीं होंगे आई थिंक, और होंगे भी तो जल्दी जल्दी मैं कवर कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? आपको मैंने शेयर कैपिटल बता दिया है। कंपनी में शेयर्स इशू होते हैं और सिर्फ कंपनी में ही शेयर कैपिटल होता है। जिस कंपनी में शेयर्स इशू होंगे उसी में तो शेयर कैपिटल होगी ना। तो आपको इशूड शेयर कैपिटल पता है, कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है उस पर जो पैसा आया है उसको इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है कंपनी ने जो शेयर इशू किया है उस पर जब पैसा मिल जाता है, तो जितने शेयर्स पे पैसा मिल गया उसको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, और जिस पे पैसा नहीं मिला उसको बोलेंगे अनपेड कैपिटल। कंपनी ने तो शेयर इशू कर दिया तो उसके बदले तो पैसे मिलने चाहिए ना कंपनी को। तो पैसा जब मिलेगा, मिल जाएगा, उसको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, और पैसा अगर नहीं मिला तो उसको बोलेंगे अनपेड कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल का मतलब जो शेयर सब्सक्राइब हो गया उस पर पैसा मिल गया। देखो लिखा हुआ है, the part of the subscribed share capital for which consideration in cash or otherwise has been received। कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन मतलब शेयर का प्राइस। जो शेयर सब्सक्राइब हुए हैं उसका कंसिडरेशन कंपनी को कैश में या अदरवाइज मिल गया है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके बदले वो पैसे भी ले लेती है, या कंपनी पैसों के बदले कुछ और सामान भी ले सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को मशीन खरीदना हुआ और कंपनी ने डील किया कि हम मशीन के बदले पैसे नहीं देंगे, शेयर्स दे देंगे, तो कंपनी शेयर्स दे देगी और वहाँ से दूसरी कंपनी से उसको मशीन मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब या तो पैसा मिल जाएगा या तो काइंड में पेमेंट हो जाएगा। काइंड में कुछ भी पेमेंट हो सकता है, ठीक है। शेयर्स के बदले कंपनी कुछ भी ले सकती है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। आगे है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि दो तरह के शेयर होते हैं कंपनी के अंदर, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। ओनर को जो मिलता है शेयर उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर उसको बोलते हैं जो कंपनी एज अ लोन लेती है पैसा किसी पब्लिक से। जब एज अ लोन पैसा लेना होता है उसको, तो या वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती है या डिवेंचर इशू कर देती है। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर के होल्डर हो तो आप कंपनी के ओनर नहीं हो, एक तरह के आप लेंडर हो, यानी कि आपने कंपनी को लोन दिया है और उस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। तो जिस शेयर पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और जो कंपनी के ओनर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, उन शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, और उन्हीं शेयर्स पे मिलने वाले कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? आप जब नई नई कंपनी बनाओगे ना, तो शुरू शुरू में कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस को प्रिंट कराना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे खर्चे होते हैं शुरू शुरू में। जब कंपनी फॉर्म नहीं हुई होती है, कंपनी को फॉर्म होने में 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या लगभग लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। तो इस दौरान कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। कंपनी बिजनेस बिजनेस तो शुरू कर देती है, लेकिन उस समय जो भी खर्चे होते हैं कंपनी को बनाने से लेकर के, और कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर के, कंपनी के प्रोस्पेक्टस इशू से लेकर के, और कुछ अंडर राइटर्स होते हैं उनको भी कमीशन देना पड़ता है। अब अंडर राइटर्स कौन होते हैं ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, आपको बाद में पता चलेगा। तो कंपनी जब बन रही होती है तो उस समय बहुत सारे खर्चे होते हैं, अब इसे इतना जान लो। तो उन खर्चों को हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, यानी शुरुआत जब कंपनी की होती है, कंपनी फॉर्मेशन के समय जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। फॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज मतलब कंपनी बनना। जब कंपनी बनती है उस समय जो खर्चे होते हैं उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसमें लीगल, अकाउंटिंग, शेयर इशू एक्सपेंस, इस तरह के खर्चे इंक्लूड होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपको अभी डिटेल में जानना नहीं, आप बस इतना जान लो कि जब कंपनी बनाने में जो खर्च होता है उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। आगे आगे जैसे हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे, फाउंडेशन में आप पास कर जाओगे, फिर आपको सीए इंटर में जब जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस।
जो खर्चा ड्यू नहीं हुआ है लेकिन उसका पेमेंट पहले ही हो गया है उसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। मान लो कोई खर्चा आपका अप्रैल मंथ में ड्यू होने वाला है लेकिन आपने उसको फरवरी में या मार्च में ही पेमेंट कर दिया, तो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। एडवांस पेमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, अगला टॉपिक है प्राइम कॉस्ट। देखो प्राइम कॉस्ट क्या है, ये अकाउंटिंग का टॉपिक नहीं है, ये कॉस्ट सब्जेक्ट जो होता है, कॉस्टिंग जिसको बोलते हैं, उस सब्जेक्ट का ये टर्म है प्राइम कॉस्ट। तो ये आपको अकाउंटिंग में दे दिया है, फिर भी चलिए हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। देखो कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोडक्शन करने में कुछ खर्च आता है, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। तो जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर यानी कि डायरेक्ट वेजेस और भी अलग अलग डायरेक्ट प्रोडक्शन के खर्चे होते हैं, उन सब को मिला के हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट में बैट का यूज़ होता है। तो बैट कैसे बनता है? लकड़ी से। तो लकड़ी हो गया उसका डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस क्या हो गया? जो लेबर उस बैट को बनाएगा, मशीन से तो आजकल बन जाते हैं बैट्स, बट ज़्यादातर पहले लेबर्स ही बनाते थे बैट को। और अभी भी जहाँ जहाँ बैट्स बनते हैं वहाँ ज़्यादातर मैन हैंडलिंग बोल रहा हूँ, मतलब मैन पावर का ही यूज़ होता है। तो मैन पावर के यूज़ से जब बैट बनता है तो उसको वेजेस देना पड़ता है, जो यानी कि लेबर को जो पेमेंट करते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। तो वो डायरेक्ट वेजेस हो गया। और प्रोडक्शन से रिलेटेड अदर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्या क्या हो सकता है बताओ? बैट बनाने में, बैट बनाने में और क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस लग सकता है? बैट बनाने में जो बैट के हैंडल को जोड़ने के लिए हम लोग ग्लू यूज़ करते हैं, फेविकॉल या जो भी ग्लू हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करते समय बैट के लिए, तो वो एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद और भी लकड़ी के साथ अगर कोई मटेरियल को मिक्स किया जाता है तो वो भी एक तरह का डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। और जो बैट को बनाने में जो डायरेक्टली खर्चा लग रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे लेबर तो लग रहा है, वो अपने हाथ से बना रहा है, वो तो डायरेक्ट वेजेस हो गया। मटेरियल जो लकड़ी लग रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। और डायरेक्ट अलग अलग तरीके के और भी खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लग रहे होते हैं, उसको डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस बोलते हैं। तो जब आप इन तीनों को जोड़ दोगे ना, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ के ही बनता है प्राइम कॉस्ट। दिस इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये भी हो गया प्रायर पीरियड आइटम। देखो प्रायर पीरियड आइटम को ऐसे समझो, हम लोग बोलते हैं ना, कुछ अगर हमारे साथ गलत होता है तो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ, मतलब किसी के साथ भी अगर कुछ गलत होता है तो लोग बोलते हैं पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, या पिछले जन्म में मैंने कुछ पाप किया होगा इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो पुराने जन्मों के पाप की सज़ा हमें इस जन्म में भुगतनी पड़ती है, ऐसा माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे ही चीज़ है, जो आइटम्स यानी कि जो एक्सपेंसेस या जो लॉसेस या जो भी इनकम कुछ भी पुराने सालों में हुआ है कुछ गलतियों के वजह से, और वो उस समय पता नहीं चला, बट करंट ईयर में वो निकल करके आ रहा है, उसको प्रायर पीरियड आइटम बोलेंगे। मतलब करंट ईयर में कुछ ऐसे आइटम्स निकल कर के आते हैं जो पिछले सालों के गलतियों के वजह से पैदा हुए हैं। पिछले सालों के गलतियों के वजह से पैदा होने वाले चीज़ों को प्रायर पीरियड आइटम्स बोलते हैं, अगर वो करंट ईयर में निकल करके आते हैं तो इस सिंपल सा इसका मतलब यही है। देखो लिखा हो प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस। ये इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है, विच अराइज इन द करेंट पीरियड, करंट पीरियड में ही अराइज होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स। एक या एक से ज़्यादा पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में कुछ जब गलतियां हो जाएं अगर पास्ट में, तो उसके वजह से अगर कुछ करंट पीरियड में आइटम निकल करके इनकम का, एक्सपेंस का आ रहा है, तो उसको हम लोग प्रायर पीरियड आइटम बोलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस आप जानते ही हैं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। जब खर्चा ज़्यादा हो जाता है इनकम से तो लॉस हो जाता है, और जब इनकम ज़्यादा हो जाता है खर्चे से तो प्रॉफिट हो जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस जिस अकाउंट में कैलकुलेट किया जाता है, जिस अकाउंट में अकाउंटिंग करके प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है, उस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। अगला है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मैंने आपको बताया था, प्रोमिसरी नोट एक तरह का नोट है, यानी एक तरह का छोटा सा एग्रीमेंट टाइप का आप समझ लो। ये एग्रीमेंट होता है छोटा सा एक,
कि जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इस डेट में इतना अमाउंट पे करूंगा, और वो उस नोट के ऊपर अपना सिग्नेचर कर देता है। वो क्यों पे करेगा भाई? होगा कुछ आपस का उन लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, कोई डील रही होगी, आपस में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तो इसलिए जब एट अ टाइम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो अगर एट अ टाइम पेमेंट नहीं कर पाते तो कुछ टाइम लेकर के पेमेंट करना रहता है, तो उसमें प्रोमिसरी नोट बना दिया जाता है। यानी कि एक टाइम पीरियड डिसाइड हो जाता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद इस ट्रांजैक्शन का पेमेंट एक आदमी दूसरे आदमी को कर देगा। तो उस तरह के नोट को हम लोग प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। ठीक है, जब आप लोग लॉ पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये प्रोमिसरी नोट अच्छे से मैं और आपको समझाऊंगा। अगला है प्रोविजन। रिजर्व और प्रोविजन एक ही चीज़ है, अभी आप इतना ही समझो, हालांकि दोनों अलग है। मैं नहीं कह रहा हूँ रिजर्व और प्रोविजन एक ही चीज़ है, बट अभी आप इतना समझो कि दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ प्रॉफिट को अलग कर देना इज प्रोविजन और रिजर्व। ये अलग 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 रीज़न की वजह से किया जाता है। किसी खर्चे को, फ्यूचर में होने वाले खर्चे के लिए अलग कर दिया जाता है प्रॉफिट, या ऐसे ही जनरली भी कुछ प्रॉफिट को अलग कर दिया जाता है अगर फ्यूचर में कुछ काम आया इस वजह से। तो इस तरह से जब प्रॉफिट को असाइड करते हैं हम लोग थोड़ा, तो इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग, यानी कि प्रोविजन बनाना। ठीक है, इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो, डाउटफुल डेट्स के लिए जब प्रोविजन बनता है तो उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। पता नहीं आज मेरा इतना क्यों फंबल हो रहा है। डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं? उधार में जब सेल किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे ग्राहक होते हैं जिनका चेहरा देख के ही समझ में आ जाता है कि ये पैसा देने वाला नहीं है। तो उस टाइप के ग्राहक को, जिससे पैसा मिलने की उम्मीद नहीं होती, उनको डाउटफुल डेट्स बोला जाता है। तो जिससे पैसा मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो वो एक तरह का लॉस हो जाता है। हुआ नहीं होता है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में लॉस हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट का पार्ट अलग करके रख देते हैं, अगर वो लॉस होगा फ्यूचर में तो उससे कंपेंसेट करने के लिए। तो उस तरह के प्रोविजन को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। प्रूडेंस में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अकाउंटिंग हम लोग बहुत ही कॉशन और केयर के साथ करते हैं, तो इस कॉशन और केयर को रखने को ही प्रूडेंस बोलते हैं। यानी कि बहुत ही ध्यान से जिस आइटम का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो आइटम जब रिकॉर्ड होना चाहिए, उसको उसी समय उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए अकाउंटिंग में, इसको प्रूडेंस बोलते हैं। और इसमें कंजर्वेटिज्म का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड रहता है कि खर्चों को जो है आने वाले फ्यूचर में अगर थोड़ा भी अंदाज़ा रहता है कि खर्च हो सकता है, कोई थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी दिखता है, तो उसको हम लोग अकाउंट कर लेते हैं, यानी कि रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट के साथ ऐसा नहीं होता, जब तक प्रॉफिट रियलाइज़ नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको बता दिया। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखो, प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, एक रिडीमेबल, एक इरिडीमेबल। यानी कि जब आप कंपनी से प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे, आप पैसा दोगे कंपनी को, और कंपनी आपको बोलेगी कि ये पैसा मैं आपको इतने दिनों के बाद लौटा दूंगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी खरीदते समय आपको कंपनी वादा करेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिखा रहेगा। तो अगर पैसा लौटाएगी कंपनी आपको फ्यूचर में उस प्रेफरेंस शेयर का, और प्रेफरेंस शेयर आपसे वापस ले लेगी, तो उसको बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और अगर वो पैसा कभी नहीं लौटाएगी सॉरी, तो उस तरह के शेयर को बोलेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन, रिडम्पशन यानी कि पैसा लौटाना, वही वर्ड यूज हुआ था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मतलब जिसका पैसा लौटाया जा सके, और रिडम्पशन माने पैसा लौटाया जाना। तो पेमेंट वापस करना यानी रीपेमेंट करना, तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन। रिजर्व मैंने आपको बता ही दिया है, प्रॉफिट को अलग करना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या जनरली भी, उसको बोलते हैं रिजर्व या प्रोविजनिंग करना। दोनों का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझो कि दोनों एक ही होता है। असेट को जब हम लोग रीवैल्यू करते हैं टाइम टू टाइम, और उससे जब रिजर्व बनता है तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने लैंड खरीदा था 10 साल पहले 10 लाख रुपए में, 10 साल के बाद क्या उसका 10 ही लाख दाम रहा होगा? 10 साल के बाद तो दाम बढ़ गया होगा, हो सकता है उसका वैल्यू 1 करोड़ हो गया हो। तो हम लोग रीवैल्यू करते हैं असेट्स को अपने। तो जब असेट्स को रीवैल्यू करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, और जब वैल्यू बढ़ जाएगा, 10 लाख का 1 करोड़ हो गया, तो 90 लाख रुपए से एसेट बढ़ गया। तो 90 लाख आपके पास तो आया नहीं, लेकिन उसका वैल्यू बढ़ गया। तो वो 90 लाख आएगा कहाँ से? वो 90 लाख हम लोग एसेट को बढ़ा देते हैं 90 लाख से, और प्रॉफिट से वो जो 90 लाख बढ़ा, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतना 90 लाख का प्रॉफिट दिखा देते हैं कि हाँ, ये इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है।
एक्चुअल में वो नहीं हुआ है अभी, क्योंकि आपने सेल नहीं किया लैंड को, लेकिन जब वो रीवैल्यू होगा ना तो उस तरह से प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ये अलाउड है। और इसके और भी सारे रूल्स हैं, आप लोग हाई लेवल पे सीखोगे। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट क्रिएट हुआ, जो रिजर्व क्रिएट हुआ, उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। जब कोई, अब इसके बाद है रेसिडुअल वैल्यू। जब कोई एसेट हम लोग खरीदते हैं तो उसका एक सर्टेन लाइफ टाइम होता है, यानी एक टाइम के लिए वो एसेट यूज हो सकता है। अंदाज़ा रहता है जब खरीदते हैं तो ये इतने साल चलेगा। तो जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है उस एसेट की, तो पूरी जब पूरे लाइफ टाइम आपने उस एसेट को यूज़ कर लिया, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, तो जब लाइफ ख़त्म हो गई तो लास्ट में उस एसेट का जो वैल्यू होगा ना, वो तो स्क्रैप हो जाता है। तो उस स्क्रैप का जो वैल्यू होता है उसको रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। मान लो कोई एसेट, कोई मशीनरी खरीदा मैंने, 10 साल उसका लाइफ है, ठीक है। तो 10 साल के बाद जो उसका वैल्यू होगा, 10 साल यूज़ किया मैंने एसेट को, 10 साल के बाद जो उसका वैल्यू होगा उसको बोलेंगे रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो रेसिडुअल वैल्यू इज द अमाउंट विच एन एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स to obtain for an asset at the end of its useful life after deducting the expected cost of disposal। ये क्या है लास्ट लाइन, ये बोल रहा है कि जब एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ खत्म हो जाएगी तो उस समय जो उसका जो वैल्यू होगा, मान लो कि 10 लाख का मैंने मशीन खरीदा था, 10 लाख का मशीन खरीदा था, और 10 साल के बाद उसका वैल्यू हो गया से 1 लाख रुपए, ठीक है। अब 1 लाख वैल्यू हो गया। अब इसको मैं जब बेचने जाऊंगा 1 लाख में, तो बेचने में भी मेरा कुछ खर्चा आएगा। मशीन को डिसअसेंबल करना होगा, जैसे इंस्टॉल किया था तो उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अनइंस्टॉल करने समय मेरे को, मान लो, या सेल करने समय और भी कुछ खर्चे आए, लगभग 30,000 रुपये के, ठीक है। तो वो मैं खर्चा को उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो नेट मेरे पास आएगा वो होगा 70,000। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल वैल्यू। यानी कईयों को समझ में नहीं आया होगा ये चीज़, क्योंकि मैंने पॉइंट में लिख दिया। 1 लाख रुपया उसका रेसिडुअल वैल्यू था, और उसको, वो 1 लाख रुपए में तो मेरे को सेल करना था, उसको सेल करने में कुछ खर्च आया, मशीन को अनइंस्टॉल किया और लेबर वगैरह का पेमेंट किया, तो उसमें मेरे को 30,000 का खर्च आया। तो मेरा नेट मेरे पास कितना आया, 70,000। तो जब रेसिडुअल वैल्यू निकालते हैं तो उसमें से सेल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको भी माइनस कर दिया जाता है। तो जो नेट आता है उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू इनकम का मतलब आप जानते ही हो। इनकम का मतलब बताना पड़ेगा क्या? कंपनी की जो भी सेल से कमाई होती है या इन्वेस्टमेंट से कमाई होती है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। किसी भी तरीके से अगर कमाई हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया, बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। आई होप समझ में आया होगा आपको, और कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ आप जाइए, ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो इस क्लास में रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।